richtig hältst. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab, wenn ja! द नाजी वर्ल्ड व्यू, नाजियों का विश्व दृष्टिकोण। अब तक हमने ये जो देखा था कि हिटलर ने और हिटलर की पार्टी, नाजी पार्टी ने किस तरह से जर्मन के लोगों पर अत्याचार किया था विश्व युद्ध के दौरान। एक तरफ जहाँ वह दुनिया के कई देशों से लड़ रहा था, वहीं वह अपने देश में अपने विरोधियों को भी समाप्त कर रहा था। यहूदियों, जिप्सियों और पोलिश जो लोग थे, उन पर जो बर्बरता उसने किया था, उसके पीछे क्या कारण थे? क्या सिर्फ इतनी सी बातें थी कि हिटलर अपने विरोधियों को समाप्त करना चाहता था? आइए इसी बारे में हम देखेंगे नाजियों का विश्व दृष्टिकोण क्या था। नाजियों के विश्व दृष्टिकोण वही थे जो हिटलर का दृष्टिकोण था, और यह वहाँ के मूल्यों, परंपराओं पर आधारित दृष्टिकोण था। द क्राइम्स द नाजीज कमिटेड वर लिंक्ड टू अ सिस्टम ऑफ बिलीफ और अ सेट ऑफ प्रैक्टिस। नाजियों के जो अपराध थे, उन्होंने जो अपराध किए थे, वह वहाँ के मूल्यों, मान्यताओं और जो व्यवहार था उस पर आधारित था। नाजी आइडियोलॉजी वाज सिनोनिमस विद हिटलर्स वर्ल्ड व्यू। मैं पहले बोल चुका हूँ कि नाजियों का जो आइडियोलॉजी था, जो विचारधारा था, वह वही था जो हिटलर सोचता था। और वह सोचता क्या था? वह सोचता था नेशनल एक रेशियल हायरार्की के बारे में, कि जो समाज बना है इसमें समानता कहीं नहीं है। ये प्राकृतिक रूप से समाज असमान लोगों से बना है, और उसने इसी तरह से जो रेशियल हायरार्की के माध्यम से, रेशियल हायरार्की का मतलब समझिए क्या होता है? एक नस्लीय पदानुक्रम। नस्लीय पदानुक्रम का मतलब होता है जो सर्वश्रेष्ठ नस्ल से लेकर के सबसे खराब नस्ल के बीच में एक कैटेगरी बनाना। उसने जो कैटेगरी बनाया था उसमें सबसे ऊपर जर्मन नॉर्डिक जर्मन आर्यंस थे, और उसके बाद ब्लॉन्ड और ब्लू आइड वाले जो लोग थे, नीली आंखों वाले लोग थे, ये सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। और जो सबसे निचले पायदान पर थे वो यहूदी थे। बाकी सभी लोग इनके बीच में सब सर्वश्रेष्ठ और सबसे खराब नस्ल बनाने की जो एक सिस्टम था, एक अनुक्रम बनाया था, वो नोमैडिक रेशियल हायरार्की कहलाता है। जो यहूदी थे उसको नाज़ी लोग और हिटलर जो था वह रंग के आधार पर ये मानता था कि वो रेस नस्ल विरोधी लोग हैं और वो आर्यन के कट्टर शत्रु हैं। ऐसा विचार था नाज़ियों का। और ये जो विचार था रंग के आधार पर, वह उनके एक्सटर्नल, देखिए अंदर में क्या गुण है, क्या गुण है, कौन अच्छा है, कौन खराब है, हर तरह के लोग हर नस्ल के वाले लोगों में पाए जाते हैं, चाहे गोरे हों या काले हों। काला होने का मतलब ये थोड़ा ही होता है कि काले लोग गंदे होते हैं, काले लोग खराब होते हैं। लेकिन जो नस्लीय भेदभाव की बातें थी उसके अनुसार इसको ना सिर्फ वो नीचा मानता था बल्कि बहुत बुरा भी समझता था और आर्यों के शत्रु मानता था। हिटलर के विचारधारा क्या उसके अपनी उपज थी? नहीं। हिटलर कुछ दार्शनिकों के विचार से प्रभावित था। हालांकि जिस दार्शनिक से विचार से वो प्रभावित था, वो दार्शनिक के विचारों को तोड़ मरोड़ करके उन्होंने अपने हक में पेश किया था। दरअसल चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर, ये विचारक जो थे, उन्होंने नस्ल के बारे में अपने विचार दुनिया के सामने रखा था। चार्ल्स डार्विन एक नेचुरल साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कहा, एक्सप्लेन किया था कि पेड़ पौधे और जानवर का एवोल्यूशन हुआ है और उसका नेचुरल सिलेक्शन होता है। हर्बर्ट स्पेंसर ने बाद में ये कहा था कि इस धरती पर वही जिएगा जो फिटेस्ट होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट।
जो सबसे ज़्यादा फिट होगा वही बचेगा और जो फिट नहीं होगा वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये दोनों जो आइडिया थे वह एक नेचुरल और प्राकृतिक रूप से जंतुओं और पेड़ पौधों के लिए था। ये दोनों कभी भी इंसान के बिहेवियर के लिए इस तरह की व्याख्या उन्होंने नहीं की थी। लेकिन जो पॉलिटिशियंस थे वहाँ के, डार्विन नेवर एडवोकेटेड ह्यूमन इंटरवेंशन थ्रू द प्योरली नेचुरल प्रोसेस ऑफ सेलेक्शंस। तो जो डार्विन था वह पूरी तरह से नेचुरल सिलेक्शन की बात कर रहा था। उसने उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की बातें कभी नहीं की थी, मानवीय हस्तक्षेप की बात उन्होंने कभी नहीं की थी। लेकिन जो हिटलर के सपोर्टर थिंकर्स थे, पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने इसको अपने ज़रूरत के मुताबिक इस विचारधारा का प्रयोग किया। नाजीज आर्ग्यूमेंट वाज सिंपल। नाजी का जो कहना था बहुत ही साधारण सिंपल था। वह उसका कहना था जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेस है, जो सबसे मजबूत और सबसे शुद्ध रेस है, उसको ही धरती पर रहने का अधिकार है और बाकी जो इम्प्योर रेस हैं उनको समाप्त हो जाना चाहिए और शुद्ध नस्ल वाले ही इस दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे और डोमिनेट करना है पूरे धरती पर जो शुद्ध नस्ल के हैं। अदर एस्पेक्ट ऑफ हिटलर्स आइडियोलॉजी रिलेटेड टू जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरम और लिविंग स्पेस। दूसरी, ये तो पहली बातें थी जिसको वो डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर के विचारों को तोड़ मरोड़ करके अपने हक में पेश करता था। इसको सही साबित करने के लिए कि जर्मन आर्य को छोड़ करके जितने भी यहूदी या जो खराब नस्ल के हैं उनको समाप्त कर देना है। जो यहूदियों की उसने हिंसा की थी, 60 लाख से ज़्यादा यहूदियों की जो उसने हिंसा की थी, उसको और उस सही ठहराने के लिए उसका दूसरा आइडियोलॉजिकल स्पेस था जो जियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ लेब्रोनम और लिविंग स्पेस के लिए। वो चाहता था कि जर्मन लोगों को रहने के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए और यह दूसरे देश को जीत करके ही हासिल किया जा सकता है। वहाँ अपने देश के जो लोग हैं उनको बसाने के लिए ज़रूरत है तो वहाँ बसाया जा सकता है। और यही सोच करके उसने दूसरे टेरिटरी पर कब्जा किया और कब्जा करना शुरू किया था। जो ओरिजिन जर्मन ओरिजिन के थे उनके लिए लिविंग स्पेस बनाने के नाम पर उन्होंने युद्ध की श्रृंखला को शुरू किया था। इट वुड आल्सो इन्हांस द मटेरियल रिसोर्स एंड पावर ऑफ द जर्मन नेशन। वो यह भी सोचता था कि जर्मन के लिए जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं, जो पावर रिसोर्सेज हैं, वह दूसरे देश को जीत करके हासिल किया जा सकता है और इसीलिए उसने अपने आक्रमण को सही ठहराता था। हिटलर इंटेंडेड टू एक्सटेंड जर्मन बाउंड्रीज बाय मूविंग ईस्टवर्ड टू कंसंट्रेट ऑल जर्मन जियोग्राफिकल इन स्पेस। उसने जो पूरब की ओर बढ़ने का विचार इसलिए किया था ताकि सभी जर्मन लोगों के लिए स्पेस बनाया जाए। पोलैंड बिकेम द लेबोरेटरी ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। हिटलर के इस एक्सपेरिमेंट का प्रयोगशाला पोलैंड बना। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट, एक नस्लवादी राज्य की स्थापना, इस टॉपिक पे आपसे डिस्कस करूँगा। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।